नमस्कार स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या पर। कल आप लोग का चौथा टेस्ट था। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? देखिए, टेस्ट में अगर कम नंबर आता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट का क्वेश्चन कोई आसान क्वेश्चन है नहीं। ये बिल्कुल मैं बीपीएससी स्टैंडर्ड का दे रहा हूँ और अभी आप लोग के पास लगभग 50 दिन बचे हुए हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। मैं चाहूँ तो बहुत आसान क्वेश्चन दे सकता हूँ, आप लोग 25 में सारे बच्चे 25 करें। लेकिन मैं क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा दे रहा हूँ कि आप लोग को रियलिटी से हर दिन रूबरू हो सके कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। अभी 25 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन में मैंने जैसे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लगभग हर टेस्ट में 70 क्वेश्चन के आसपास उसमें छिपा रहता है एक्सप्लेनेशन लगाकर। इसका मतलब अगर 50 दिन है, लगभग 3500 क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ हमारे टेस्ट सीरीज से। इसके अलावा तो काफ़ी कुछ होने वाला है। हम लोग बहुत जल्द बहुत सारे सेगमेंट ऐड करने वाले हैं आप लोग के लिए। क्या-क्या सेगमेंट है, मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ अभी। जो बिहार स्पेशल आता है, बिहार करंट आता है, या बिहार से रिलेटेड जो बिहार का आर्थिक समीक्षा है, बिहार का बजट है, मैथ्स रीजनिंग है, जो कि बिहार के पेपर में रहता है बीपीएससी में, उससे रिलेटेड हमारी टीम यज्ञ विद्या, मेरे बहुत सारे कॉलीग हैं जो धीरे-धीरे कल से आप लोग के साथ रूबरू होंगे। वो धीरे-धीरे हम लोग हर सेगमेंट आपके सामने लाने वाले हैं। आपके लिए वो सब कुछ करने वाले हैं जो एग्जाम में आप लोग को तैयार करेगा 30 सितंबर के लिए। बिल्कुल घबराइए मत, बस शांत से पढ़ाई कीजिए, बिना डरे हुए। डरने से तो कुछ होने वाला नहीं, बिना डरे हुए पढ़ाई कीजिए। हमारा चैनल लाने का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि आपके सिलेक्शन पे ही हम लोग का बहुत कुछ निर्भर करता है। यज्ञ विद्या इस बार आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया है। हमारा मोटो आपका सिलेक्शन दिलवाना है, पीटी से लेके मेंस इंटरव्यू सारा कुछ यज्ञ विद्या कराएगा। बस आप लोग साथ देते जाइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ठीक है? आगे कुछ बातचीत होते रहेगी, लेकिन पहले चलिए हम लोग कल के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। कल पहला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है लोथर, कालीबंगा, धोलावीरा, या ये दो तो कॉमन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा लोथर। देखिए, ये सोचने का भी जरूरत है, एक चीज है कि लोथर से ही क्यों, कालीबंगा से क्यों नहीं? गोदीवाला का क्या होता है? आज के समय में जो बंदरगाह कहा जाता है वही गोदीबाड़ा होता है। ये हमेशा उसी जगह होगा जहाँ समुद्र होगा, जहाँ समुद्र नहीं होगा वहाँ पे बंदरगाह कहाँ से होगा? ठीक है? तो ये खंबात की खाड़ी में जो लोथल है, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं गोदीबाड़ा के। ठीक है? लोथल है कहाँ? गुजरात राज्य में है। कालीबंगा से क्या मिला है? एडिशनल फैक्ट, जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धोलीवाला से क्या मिला है? ये 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। देखिए, जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 2-3 फैक्ट आपको आएगा कि कहाँ से 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, तो क्या होगा? धोलावीरा होगा। जुटे हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा। देखिए, ये क्वेश्चन 2-3 साल या 4 साल पहले कालीबंगा आया भी है। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट करे, लेकिन आ सकता है। क्वेश्चन रिपीट करे ना करे इसका सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। हो सकता है कि सिलेबस में लगभग 150 में 140 क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी के दे दे, आएगा नहीं। लेकिन अगर 140 क्वेश्चन भी दे देता है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि 140 क्वेश्चन क्यों दिया गया है। प्रीवियस अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़िए, साथ ही साथ नए क्वेश्चन को जरूर देखिए, क्योंकि बिहार का ट्रेंड है, यूपी में क्वेश्चन रिपीट करता है, बिहार में क्वेश्चन कम रिपीट करता है। इसीलिए जब बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो हमेशा नया क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन पुराने क्वेश्चन नहीं आएगा या आएगा ये कंफर्म कुछ नहीं कहा जाता है। ठीक है? एक बार बस चैनल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर दिन जुड़ते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये चैनल है क्या। हो सकता है वो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि एग्जाम हुआ कब था। उनके लिए बता दूं कि बच्चों ये एग्जाम कल हुआ था। जो नए बच्चे, पुराने बच्चे जो रहे, नए बच्चे के लिए ये एग्जाम कल हुआ था। कल हमारे यज्ञ विद्या ऐप पे हुआ था, जो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्जाम कल 10 बजे रात को हुआ था। 10 बजे रात को, हर रात 10 बजे टेस्ट के लिए विंडो ओपन हो जाता है, मतलब 10 बजे रात को नए क्वेश्चन आप लोग के ऐप पे आ जाते हैं। आप लोग 10 बजे रात से लेके जब मन चाहे 50 बार बनाइए, दिन भर बनाइए, लेकिन 10 बजे रात के बाद जब चाहे तब आप बना सकते हैं। तो यज्ञ विद्या को नए बच्चे के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, यज्ञ विद्या को हमारे प्ले स्टोर से यज्ञ विद्या चैनल को आप डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आप और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए,
जिसके जिससे क्या होगा कि जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आप लोग को पता चलते रहेगा, कब लाइव क्लास आने वाला है या कब क्या वीडियो आया, ये सब आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलते रहेगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्यों? जिससे कि जितना भी हमारा अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। जितना भी सोशल मीडिया है उसको उस पे आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो महात्मा बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग का साधन में कौन-कौन शामिल है? बहुत सारे, जैसे आपको नाम से पता चल गया कि अष्टांगी का मतलब होता है 8, ठीक है? इस पे हम लोग बाद में अगर समय मिलेगा तो स्पेशली हिस्ट्री पे कुछ क्लास लेंगे, तब आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो इसका आंसर होगा सम्यक दृष्टि। क्यों होगा? क्योंकि जो 8 मार्ग है, जो 8 मार्ग है उसमें क्या-क्या है? देखिए, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक प्रमाण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आता है। इसको जरूर देखिएगा। कभी-कभी क्या होता है, ये जो 8 मार्ग है इसके अलावा कुछ और पूछ देता है और पूछा जाता है कि क्या इनमें से नहीं है। तो आप अगर 8 को अच्छे तरह से जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आएगा और कौन 8 मार्ग में नहीं होगा। अशोक अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित करता था। अशोक के अभिलेखों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन होगा 5। देखिए, हर राजा, जैसे आज के समय में क्या होता है, आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री को कुछ जनता को बोलना होता है तो मीडिया के सामने आ जाते हैं, लेकिन उस समय या अपने ट्विटर पे बता देते हैं। उस समय क्या होता था, अशोक जो है अपने शिलालेख के माध्यम से जनता को अपनी सूचनाएं प्रदान करते थे कि क्या करने वाले हैं। वो कहाँ 5 श्रेणियों में बाँटा गया। क्या-क्या है इसमें? एक है दीर्घ शिलालेख, एक है लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ और लघु स्तंभ लेख। ये 5 श्रेणियाँ हैं अशोक के अभिलेख की। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? इसका ऑप्शन होगा पतंजलि। क्यों? क्योंकि देखिए, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्स और चरक, ये चारों कनिष्क के दरबार से संबंध है। जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टधाई पर महाभाष्य की रचना की। महर्षि पतंजलि समकालीन विद्वान थे। देखिए, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है पतंजलि के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने क्या किया था, महाभाष्य की रचना की थी और ये किससे संबंधित है? सुंग से। ठीक है। 16 महाजनपद के विषय में सूचना किन ग्रंथों में मिलती है? क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक क्यों होगा? क्योंकि ये बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका विवरण मिलता है। ठीक है। एक ऑप्शन है दृढ़ निकाय, इसमें इसका विवरण नहीं मिलता है 16 महाजनपद का। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर बनाए गए? इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि ये सारे मंदिर जो है ये बनवाए गए हैं। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में खजुराहो का मंदिर है। ध्यान रखिएगा, चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि खजुराहो में जो मंदिर है किनके द्वारा बनाया गया? तो चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया। ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा मंदिर है? ये 3 मंदिर है, इसके अलावा और सारा है, लेकिन ये 3 मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो में बनवाया गया। इसका निर्माण वर्ष ध्यान रखिएगा 950 से 1050। इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फिर आप लोग के लिए कुछ ध्यान देने के लिए कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे जो बताया जा रहा है, अगर कुछ आप लोग को संदेह होता है, समझने में कोई दिक्कत होता है, आप लोग क्या चाहते क्या हैं, आप लोग क्या चाहते हैं हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करें, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, लिखिए कि आप लोग का क्या डिमांड है। हमारी टीम वही चीज करेगी जो आप बताएंगे, जिसका आपको रिक्वायर। कुछ बच्चे जुड़ते हैं, बताते हैं, जिस कारण से हम लोग नया-नया स्टेप ले रहे हैं। कुछ कोर्सेज़ को लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का क्वेरी है ये है, ठीक है? कि सर ये सब चीज़ लॉन्च कीजिए। आप लोग भी आइए, बढ़-चढ़ के बताइए क्या आप लोग चाहते हैं? फिर हम लोग उस पे ध्यान देंगे और वो चीज़ करने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनतकालीन शासक ने बाजार नियंत्रण के लिए मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। किसने? किस सल्तनतकालीन शासक ने? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया गया है। इसे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हमेशा आने का चांसेस बना रहता है। इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। ये बाजार नियंत्रण क्या था, किस तरह लागू किया गया था, डिटेल में कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सेगमेंट उन बच्चों के लिए जिनसे मैंने आधा घंटा मांगा था कि 15 10 12 मिनट में आप लोग पेपर दीजिए और लगभग 15 से 20 मिनट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस पे हम लोग बिल्कुल विस्तार से नहीं बताएंगे कि बाजार नियंत्रण क्या होता है।
कुछ आदमी समझ रहे कि बाजार में मूल्य का ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा ना हो, उसके लिए उपाय किया गया था। हम लोग डिटेल में हम लोग जो नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ के बारे में बताएँगे, उस समय इसको हम लोग डिटेल में बताएँगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो लाया गया था, क्यों लाया गया था? यहाँ पे दिया गया है कि सैनिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसने वस्तुओं के मूल्य को निश्चित किया और दरें को कम कर दिया। उस समय सैनिक बहुत महत्वपूर्ण थे, है ना? मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, आसान क्वेश्चन है। ये अफ्रीकी यात्री था। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मिलान के लिए पूछ देता है, एक तरफ विदेशी यात्री रहेगा, एक तरफ उसका देश दिया रहेगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आता है। कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया था? प्लस कौन सा यात्री किस देश से बिलॉन्ग करता है? इसका कार्यकाल मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से इक्यावन इक्यावन तक है, 1351 तक। उस बीच में इब्न बतूता भारत की यात्रा पे आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इस पे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ये स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन इसका क्या होगा? इसमें से कोई नहीं है। कोई क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है कि ये जो है तेलुगु के 8 महान विद्वान थे, ठीक है ना? 8 महान विद्वान थे जिनको क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा परेशान हो सकते हैं कि 8 मंत्री भी हो सकता है, ये 8 महान सेनापति भी हो सकता है, या 8 परामर्शदाता भी हो सकता है। लेकिन ये 8 महान विद्वान थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ठीक है? अ, इनके काल में तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि उस समय तेलुगु साहित्य जो है काफ़ी ऊँचाई प्राप्त कर लिया था, ठीक है ना? ये 8 दिग्गज कवियों में पंडना सबसे प्रमुख था। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था? ऑप्शन देखिएगा। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, ठेकेदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इसमें होगा अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। एक्सप्लेनेशन में सेम वही चीज़ है, रिपीट नहीं करूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जितना क्लास होगा आप लोग उस क्लास को वहाँ देख सकते हैं। बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। यज्ञ विद्या चैनल को आप यूट्यूब प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जिससे जो रात में आप टेस्ट है उसको आप दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? इसमें हो जाएगा आपका 2 है, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया। इन दोनों ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन के अलावा इसका इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्लेनेशन बढ़ा देता है। भी मैं बताने वाला हूँ। ये तो जैनुल अबेदीन जो है लगभग सब जानते हैं, क्योंकि कश्मीर का नाम आते ही सिर्फ इन्हीं का नाम आता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया था। ऐसा करने वाला वो प्रथम शासक था। ये प्रथम शासक था, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैनुल आबिदीन है, ठीक है? क्यों? हम लोग नॉर्मली अकबर के नाम से जानते हैं कि उन्होंने जजिया कर हटाया था, लेकिन उससे पहले ये भी थे जैनुल आबिदीन। और चूंकि ये धार्मिक मामले में बहुत ही उदार उदार थे अकबर की तरह, इसलिए इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स वाला, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ये वी आई मैं लिख देता हूँ, वी आई का मतलब क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम से पहले आप लोग देख के जाइएगा। क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। बारहमासा की रचना किसने की? इसको भी मैं स्टार लगाता हूँ। ये भी एक एक्सप्लेनेशन के कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? तो आगे हम लोग देखेंगे। बारहमासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए, पद्मावत, खड़ावत तथा आखिरी कलाम मोहम्मद मलिक जायसी की रचना है। ये ठीक है। ये जो है बारहमासा पद्मावत का ही एक भाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये है कि बारहमासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी। बारहमासा जो पद्मावत का एक भाग है, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कीजिएगा। बारहमासा जो है पद्मावत का एक भाग है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट
कृति मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। लेकिन बड़ा मासा किसका भाग है? पद्मावत का। इसको ध्यान रखिएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला इंग्लैंड का कौन सा दूत था? कौन सा था? देखिए, जॉन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस लो था। ये दोनों जहांगीर के शासनकाल में आए थे, लेकिन समय अलग-अलग था। विलियम हॉकिंस 16 से 8 से 11 तक थे भारत में। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम राजदूत था तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। इसको ध्यान रखिए। मुगल दरबार में सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था। सर थॉमस रो भी आए थे। वो उनका समय काल 1615 से 1619। जो एक दिया गया जॉब चार्वा, वो भी भारत आए हुए हैं, लेकिन उनका समय काल है 1686। ये कोलकाता में सबसे पहले पहुंचे थे। सुतानुती गांव, जो पहले कोलकाता, एक्चुअली इनके बारे में कहा जाता है जॉब चार्वा के बारे में कि कलकत्ता का स्थापना भी इन्होंने ही किया था। एक एडिशनल फैक्ट मैं बता दूं कि मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 2003 का बात है, जब पहले कलकत्ता के संस्थापक के रूप में इन्हीं का नाम आता था, जॉब चार्वा। लेकिन 2003 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं उनमें से इनका नाम को हटा दिया जाए कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है। अब वहां पे ऑफिशियली जो है जॉब चार्वा का नाम नहीं आता है। अनऑफिशियली हम लोग जानते हैं कि कोलकाता का स्थापना इन्होंने किया है, जॉब चार्वा, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो है इनका नाम ऑफिशियली हटा दिया गया। ये एक फैक्ट है। 2003, कंफर्म नहीं हूं, मेरे हिसाब से 2003 है। ईयर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, एक बार आप लोग देखिएगा, गलत होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। मुगल प्रशासन के दौरान सरकार किसके लिए प्रयुक्त होता था? सरकार होता था जिला के लिए। शासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य में बहुत सारा विभाजन होता था, तो सरकार जो है वो आता था जिला के लिए। प्रांत के लिए सूबा का प्रयोग होता था, ठीक है। और सरकार से नीचे जो है परगना या महल होता था, ठीक है। मुगल चित्रकला के किस विषय से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया? मुगल चित्रकला में क्या क्या शामिल होता था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें सारे जो ऑप्शन दिया गया है सब शामिल होते थे। युद्ध दृश्य भी शामिल होता था, पशु पंक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी शामिल होता है, दरबारी चित्रण भी शामिल होता है मुगल चित्रकला में, ठीक है ना। तो ये सब है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। हुमायूं से पहले बाबर भी आए थे, लेकिन बाबर के समय में चित्रकला शैली का प्रारंभ नहीं हुआ था, हुमायूं की शैली में आया है। तो इसको देखिएगा, कभी कभी जो कहा जाता है कि किसके समय में शुरू हुआ, अकबर आता है, हुमायूं आता है, तो सबको लगता है कि नहीं अकबर होना चाहिए, लेकिन शुरुआत जो है, इसलिए हुमायूं की तरफ नजर नहीं जाता क्योंकि हुमायूं का जो कार्यकाल था वो बहुत अस्थिर वाला था। कभी वो बने थे, फिर कुछ समय में शेरशाह आ गए थे, फिर दोबारा हुमायूं आए, तो इसीलिए अकबर लोग सोचता है, लेकिन सही है हुमायूं। इसको ध्यान रखिएगा। ये सेम चीज जो मैंने आपको बताया बार बार बोलूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, समझ जाएगा आपका। वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया? तो 1502। देखिए पुनः है, ध्यान रखिएगा, मैंने ऑप्शन 1498 भी दिया है, क्योंकि वास्को डिगामा लगभग 90% बच्चे जानते हैं कि 1498 में आए थे, लेकिन मैंने क्वेश्चन में लिखा है पुनः। पुनः इसलिए क्योंकि दोबारा वो आए थे, दोबारा वो आए 1502 में। इसको ध्यान रखिएगा, 1502 में वो दोबारा आए थे, दो ही बार आए, एक 1498 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 1502। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जो 1498 में आए हैं, 17 मई 1498, मुझे नहीं पता, लगता है कि तो 17 में पूछा जाएगा, मैं तो चलो बता दी क्योंकि इतना किसी को याद नहीं रहता है। वास्को डी गामा अपने गुजराती पट प्रदर्शक अब्दुल मुनीर की सहायता से भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पहुंचा था। अब्दुल मुनीर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, चाहे यूपी बिहार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते रहता है, अब्दुल मुनीर। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। इसे भी याद, 1498 1502 याद कीजिए, 1498 1502, सिर्फ 4 साल के बाद दोबारा आए हैं। दो बार आए हैं वास्को डी गामा, 1498 में 1502। मुझे लगता है आपको पक्का याद हो गया होगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? ये सब जाने 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। इसमें एक फैक्ट कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान किया। दूसरा क्या है, इसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था, निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था, ठीक है। 1557 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? इसका हो जाएगा कमल और रोटी। देखिए ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1857 इसीलिए क्योंकि 1857 का बिहार प्रदेश में भी बहुत महत्व है, खासकर बाबू कुंवर सिंह को लेके 1857
काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग अगर मेंस का क्वेश्चन कोई बच्चा भी देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि मेंस के हिस्ट्री में 1557 पे लगभग हर 2 साल पे एक बार तो क्वेश्चन आता ही है। क्या कुंवर सिंह की भूमिका थी? चलिए इस पे डिटेल में हम लोग बाद में मेंस के समय में बात करेंगे। लेकिन 1857 बिहार परिदृश्य में भी बहुत महत्व है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक है। ये क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं आया जितना मुझे लग रहा है। यह क्वेश्चन मैं नया बुक से लिया हूँ, तो शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे मैं डबल स्टार दे देता हूँ, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देने की जरूरत है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केसरी और मराठा, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि ये दो है, केसरी भी इन्होंने किया था, मराठा भी किया था। ईयर है 1881 ईस्वी में। और एक और फैक्ट कि ये जो आपका सोम प्रकाश है, ये किसके द्वारा लिखा है, शुरू किया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। ये बंगला है, बंगला में, ये भी ध्यान रखिएगा। ईयर क्या है? 1858। इसमें देखिए कितना फैक्ट आता है। ये केसरी और मराठा है, बाल गंगाधर तिलक, इसका ईयर 1881, ये भी पूछा जा सकता है। सोम प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन, ये 1858 में आया है। किसने शुरू किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और ये सोम प्रकाश किस भाषा में था? तो बांग्ला में था, और साप्ताहिक भी था। बहुत सारे इसमें फैक्ट है। बिल्कुल देखिए, एक्सप्लेनेशन मुश्किल से 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, शायद इतना छोटा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वही एक्सप्लेनेशन है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्व का है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जन गण मन पहली बार किस अवसर पे गाया गया था? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है, और यहाँ भी आने की संभावना है। ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। ठीक है, मूल रूप से बांग्ला में है जनगण मन। यह दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, किस अधिवेशन में, एक तो होता है कि कहाँ कब हुआ था, दिसंबर 1911, एक किस अधिवेशन में हुआ था। 1911 का अधिवेशन तो आप लोग जानते हैं, लेकिन 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में, इसे भी ध्यान रखना है। और भारत का आजादी के बाद भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ये तो हर बच्चा जान रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं। क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित अभिनव भारत का गठन किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा वी डी सावरकर ने किया था। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, 2 लाइन का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, वी डी सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में मित्र मेला शुरू किया था। ये दोनों भाई हैं, वी डी सावरकर और गणेश सावरकर, ये दोनों भाई, इन्होंने 1899 में मित्र मेला शुरू किया था, और 1904 में ये अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। इसीलिए अगर मित्र मेला पूछेगा तो ये होगा 1899, अभिनव भारत पूछा जाएगा तो होगा 1904। ध्यान रखिएगा, मित्र मेला 1899, अभिनव भारत 1904। कभी कभी ये भी पूछ जाए कि अभिनव भारत जो है किसका परिवर्तित रूप है, तो इसमें होगा मित्र मेला। फिर आएगा मित्र मेला का कौन सा परिवर्तित रूप है, तो हो जाएगा अभिनव भारत। कितना क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन घुमा फिरा के इससे पूछ सकता है। गांधी इरविन समझौते को किसने दो महात्माओं का मिलन कहा है? हमेशा यूपी बिहार में आता है, पहले तो आईएएस में भी आता था, लेकिन जब से आईएएस में वन लाइनर का ट्रेंड समाप्त हो गया तब से ये क्वेश्चन आना बंद हो गया है। इससे डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये थोड़ा सा जो होता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा आता है, उस तरह क्वेश्चन अभी पूछा जाता है आईएएस में। पहले तो आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी के लिए पेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस साल के लिए भी ये भी है, इस साल क्या, बिहार के लिए हमेशा से रहेगा। 1-2 बार क्वेश्चन आया है और हमेशा आने का चांसेज है। आ, किसने दो महात्माओं का मिलन कहा गांधी इरविन समझौते को? तो ये होगा सरोजनी नायडू ने। इसमें एक फैक्ट है, एक ये फैक्ट तो क्वेश्चन में ही हम लोग देख लिए। दूसरा फैक्ट है कि तेज बहादुर सप्रू तथा ए आर जयकर ने इन दोनों के मत समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, ये भी वो क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मुझे लगता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बिहार का या यूपी का या दूसरे स्टेट का, झारखंड का, तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था गांधी इरविन समझौतों को कराने में। अब अभी तो बहुत मन मेरा हो रहा है कि ये बताऊं कि समझौते में आखिर क्या था कि दिक्कत हो रही थी, क्यों समझौता नहीं हो रहा था। लेकिन अभी बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, जो आप लोग का समय है वो चला जाएगा। बाद में इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व किसे सौंपा गया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत महत्व का ये भी क्वेश्चन है। देखिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करने का दूसरी बार अध्यक्षता ग्रहण की। 1939 बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। उस समय जो चुनाव होने वाला था, तो हुआ ये था कि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को समर्थन दिया। उनका ये कहना था कि पट्टाभी सीतारामैया जो है
वो मेरे तरफ से खड़ा हुई है। इसलिए जब पटाभी सीतारमैया हार गए थे, तो महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि उनकी हार मेरी हार है, मैं हारा हूँ। बाद में क्या हुआ कि कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद हो गया, किनका? सुभाष चंद्र बोस का। जिस कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। ये कहानी है। कैबिनेट मिशन द्वारा घोषित प्रस्तावों में कौन सा प्रस्ताव शामिल है? कौन सा प्रस्ताव शामिल है, कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं है, ये एग्जाम में घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। देखिए कैबिनेट मिशन जो है ना, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि इससे एक क्वेश्चन जो घुमा फिरा के आना ही है। तो मेरा और यह विद्या टीम का पूरा कोशिश रहेगा कि हर एग्जाम जो हिस्ट्री का होगा उसमें कैबिनेट मिशन से एक नए क्वेश्चन मैं आपको दूं, जिससे जब आप एग्जाम देने जाए तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन कैबिनेट मिशन से आप लोग के पास रहे, क्योंकि हर एग्जाम में कैबिनेट मिशन से पूछ देता है। हर एग्जाम में ना पूछे तो एक साल छोड़ के एक साल तो पूछना ही है, इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। ठीक है ना? इसमें ऑप्शन होगा ये तीनों। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके क्या-क्या प्रस्ताव थे? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकराना, भारत की एकता बनाए रखना और भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी। तो ये है हमारे 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो कल पूछा गया था। आज रात 10 बजे आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और बजट बिहार का, इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन आने वाला है। इसी क्वेश्चन का कल एक्सप्लेनेशन भी होगा। कल रात क्वेश्चन से पहले आपके यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज का टेस्ट दीजिए, उसके बाद कल एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार रहिए। एक और सूचना जो पहले भी मैं दे दिया हूँ, अभी फिर दोहराना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल कुछ दिनों के बाद आप लोग के लिए कुछ सेगमेंट लेके यज्ञ विद्या आने वाला है, जिसमें बिहार करेंट, बिहार स्पेशल और जैसे इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, बजट बिहार का, मैथ रीजनिंग जो आपको 10 क्वेश्चन आता है। लगभग जो मैंने आपको शुरू में पहला क्लास में बताया था कि 70 क्वेश्चन के आसपास यज्ञ विद्या आपको पूरी तरह से कराने का कोशिश करेगा। कोशिश ही नहीं करेगा, यज्ञ विद्या उसके लिए सक्षम है। सक्षम हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन के लिए हैं, लेकिन 70 क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। ये इसलिए इस पे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि बच्चे इस सेगमेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तुम्हारा पूरा ध्यान रहेगा कि वैसा सेगमेंट जिसमें बच्चे कमजोर है या नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको पहले कराया जाए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जितने भी स्टैटिक पोर्शन है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हम लोग धीरे धीरे सब पे कराने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से यज्ञ विद्या ऐप को डाउनलोड कीजिए। यज्ञ विद्या ऐप डाउनलोड करेंगे तो 10 बजे हमारा टेस्ट आप ऐप पे दे सकते हैं। कोई सजेशन हो, बहुत सारे माध्यम है पहुंचने का, उस सारे माध्यम पे आइए, पहुंचिए। यज्ञ विद्या को यूट्यूब से शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे बच्चे भी जुड़ सके। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। जब जुड़े रहेंगे तो काम करने में और मजा आएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।